पुलिस ने जब उसका घर खोला तो अंदर जो मिला, ये कहानी एक मर्डर केस से शुरू होती है और 14 मर्डर केस पर ख़त्म होती है। पुलिस को पहले तो लगा कि ये किसी पागल आदमी की डायरी है। इस डायरी में 14 नाम लिखे थे। ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो कहता था मैं मर्डर नहीं करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। 1962 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का वो शहर जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती आकर मिलती है। और इसी शहर के एक छोटे से मकान में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया राम निरंजन। राम निरंजन कोल कम्युनिटी से बिलोंग करता था। कोल कम्युनिटी बेसिकली एक पिछड़ा वर्ग माना जाता है जिसे समाज ने कभी अपना नहीं माना था। निरंजन ने भी सेम यही दर्द महसूस किया था कि वो दूसरों से अलग है, वो दूसरों से पिछड़ा है। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था, बल्कि कॉलोनी में भी उसका कोई दोस्त नहीं था और घर पे भी सेम सिचुएशन हो रही थी। और इन्हीं कारणों से उसके दिल में एक आग थी जो धीरे धीरे करके भड़क रही थी। उसने अपना नाम राम निरंजन से हटाकर राजा कोलंदर रख दिया था। मैं राम निरंजन नहीं हूँ। राम निरंजन तो एक कमजोर आदमी था। मैं राजा हूँ, अपनी ट्राइब का राजा। राजा कोलंदर ने सिर्फ अपना ही नाम नहीं बदला था, उसने अपनी इस ख्याली दुनिया में अपने परिवार को भी जानबूझकर धकेल दिया था। निरंजन की पत्नी का नाम था गोमती देवी। उसने उसका भी नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था। हाँ, वही फूलन देवी जिसको हम सब डकैत के नाम से जानते हैं। यही नहीं, बल्कि उसने अपने 3 बच्चों का भी नाम अदालत, जमानत और आंदोलन रख दिया था। दुनिया ने निरंजन के इस रूप को नहीं अपनाया था और इसी रिजेक्शन की वजह से निरंजन अपने आप में ही एक राक्षस बन चुका था। 25 जनवरी 1997, इस दिन पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा था। हर जगह तिरंगा लहराया जा रहा था। लेकिन इलाहाबाद के एक सुनसान फार्म हाउस में एक इंसान अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात जी रहा था। उसका नाम था काली प्रसाद श्रीवास्तव, राम निरंजन का एक काम का दोस्त। काली प्रसाद कायस्थ कम्युनिटी से बिलोंग करता था, एक पढ़ा लिखा और एक शरीफ इंसान। लेकिन उसने राजा कोलंदर से 50,000 रुपये उधार लिए थे और वो उसे वापस नहीं दे रहा था। कोलंदर ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया, एक दोस्त का बुलावा, एक आम सी मुलाकात, और वहीं पे उस 50,000 वाली बात पे उन दोनों में बहस होने लगी। कोलंदर ने 50,000 वाली बात का गुस्सा लेते हुए वहीं पे काली प्रसाद का सर काट दिया था। कोलंदर ने काली प्रसाद की बॉडी के टुकड़े किए और धड़ को ज़मीन में दफना दिया और उसके सर को एक बर्तन में उबाल लिया और उसका सूप बनाकर पी गया। और सबसे भयंकर बात, उसे उस बात का कोई गिल्ट नहीं था। कोलंदर ने उसका स्कल साफ किया, उसे पेंट किया और अदालत नाम की एक शेल्फ पर उसे सजा कर रख दिया। वो कहता था कि ये खोपड़िया मेरे लिए एक ट्रॉफी की तरह है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पीपरी गांव के एक बाहरी इलाके के सुनसान फार्म हाउस में, बाहर से एकदम खेतों वाला इलाका और अंदर से इंडिया के सबसे भयंकर सीरियल किलर की दुनिया। वो इसी फार्म हाउस को अपनी अदालत कहता था। हर खोपड़ी पर उसके विक्टिम का नाम और उसकी कास्ट लिखी होती थी। वो उन खोपड़ियों के सामने एक जज की तरह कुर्सी लगाकर बैठ जाता था। उसकी डायरी में 14 एंट्रीज थी, 14 पेजेस थे और 14 नाम थे। उनके बच्चे बिना बाप बड़े हो रहे थे। उनकी पत्नियां रोज़ आस लगाकर बैठती थी और उनके माँ बाप रोज़ सोते वक्त भी अपने बच्चों को याद करा करते थे। दिसंबर 2000, प्रयागराज में ठंड का मौसम आ चुका था और इसी कोहरे में एक रिपोर्टर था जो अपने काम को बखूबी निभा रहा था। उसका नाम था धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह एक सच्चा और मेहनत करने वाला जर्नलिस्ट था, लेकिन वो राम निरंजन के बारे में कुछ ऐसा जान चुका था जो उसे शायद जानना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे राम निरंजन पर शक था। क्योंकि सिर्फ एक ड्राइवरी की नौकरी करने वाले राम निरंजन के पास एक बड़ी सी सूमो गाड़ी कैसे हो सकती है। और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र को ये शक हो चुका था कि इन हत्याओं के पीछे राजा कोलंदर का ही हाथ है। और जैसे ही राजा कोलंदर तक ये बात पहुंची, तब उसने सेम वही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। 14 दिसंबर 2000, धीरेन्द्र राजा के फार्म हाउस की तरफ निकले। शायद उन्हें डर नहीं था, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट थे और सच जानना उनका काम था। अब जैसे ही धीरेन्द्र उस फार्म हाउस पर पहुँचे, फार्म हाउस पर वत्सराज, जो कि राजा कोलंदर का साला था, तैयार खड़ा था एक देसी पिस्टल के साथ, जिसमें सिर्फ एक गोली थी और वो गोली उसने धीरेन्द्र सिंह पर दाग दी थी। धीरेन्द्र ऑन द स्पॉट वहीं मर चुके थे। कोलंदर ने बाकी विक्टिम्स की तरह ही धीरेन्द्र का भी सर धड़ से अलग कर दिया था। उसने धीरेन्द्र के धड़ का हिस्सा रेवा मध्य प्रदेश भेज दिया ताकि उसे कोई ट्रेस ना कर पाए।
लेकिन इस बार कोलंदर से एक भारी गलती हो चुकी थी। दरअसल धीरेंद्र के भाई ने अपने भाई के गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज करा दी थी। पहले तो पुलिस ने इस एफआईआर को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन क्योंकि एक जर्नलिस्ट के गायब होने की रिपोर्ट थी, फिर उन्होंने धीरेंद्र के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। धीरेंद्र के फ़ोन पर गायब होने से एक रात पहले एक लैंडलाइन से फ़ोन आया था। जब उस फ़ोन नंबर की डिटेल्स निकाली गई तब पता चला कि ये नंबर राजा कोलंदर का था। 18 दिसंबर 2000 पुलिस राजा कोलंदर के घर पर पहुंचती है। कोलंदर वहीं बैठा था, एकदम शांत, एकदम नॉर्मल। पुलिस जिस राजा कोलंदर को इतने सालों से ढूंढ रही थी वो आज उनके सामने था। उन्हें उसे देखकर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्हें एकदम नॉर्मल सा आदमी लग रहा था। कोलंदर ने पहले तो इन घटनाओं के बारे में इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस की सख्ताई के बाद वो टूट गया था और ख़ुद पुलिस को अपने फार्म हाउस पर लेकर गया। रास्ते भर राजा कोलंदर एकदम चुप था। अंदर पहुंचते ही पुलिस को वहाँ पे बहुत सारे स्कल्स मिले थे। फॉरेंसिक टीम ने बाद में ये कंफर्म किया कि इन स्कल्स को पहले तो उबाला गया था, फिर साफ़ किया और फिर पेंट किया गया था। फरवरी 2001 में राम निरंजन और वत्सराज के खिलाफ एक चार्जशीट फाइल करी गई, लेकिन उन दोनों के खिलाफ विटनेस ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उन्होंने एविडेंस बहुत सारे स्टेट में फैला रखे थे। 2001 से 2011 तक यह केस चलता ही रहा। लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ। 2012 में एडिशनल सीजन जज मेहता अहमद का फैसला आया और उन्होंने राम निरंजन और वत्सराज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उनके ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कम है। 2025 में लखनऊ कोर्ट ने मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव हत्या में भी इन दोनों को दोषी करार दिया। अब 11 साल बाद उन लोगों के परिवार वालों को इंसाफ मिला था। आज की तारीख में राजा कोलंदर आज भी जिंदा है और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। सितंबर 2022 में नेटफ्लिक्स ने राजा कोलंदर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ करी थी, जिसका नाम था इंडियन प्रेडिटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये 14 लोगों की अधूरी ज़िंदगियों की कहानी है। 14 ज़िंदगियाँ जिसने राजा की अदालत में अपनी सज़ा पाई बिना किसी गलती के।